Hey guys, hi. So my name is Sona Singh and you already know we are going through NEET lectures. इस सीरीज के बारे में ज़्यादा जानना है सिंपली गो एंड वॉच द इंट्रोडक्टरी वीडियो यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेस्ट्स एंड द बुक्स. नाउ लेट अस बिगिन द लेक्चर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. अब बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? वेरी सिंपल. मॉर्फोलॉजी सिंपली मीन्स द एक्सटर्नल शेप स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक. बाहर से कोई पौधा कैसा दिखता है उसको जब हम समझ रहे हैं, या बाहर से कोई जानवर कैसा दिखता है उसको जब हम समझ रहे हैं, दैट इज मॉर्फोलॉजी. ठीक है. सो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट जिम्नोस्पर्म्स, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट राइडोफाइट्स, ब्रायोफाइटा, उनकी बातें नहीं करने वाले हैं. हम सिर्फ एंजियोस्पर्म्स की बातें करेंगे. और आपको पता है दैट प्लांट के 5 डिविजन्स हैं: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्राइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स. हम सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करेंगे विच इज़ इन द सिलेबस. अब वी ऑलवेज वांट टू डिग डीप इनटू द चैप्टर, सीधा चैप्टर में घुसना चाहते हैं, बट उसके पहले हमें समझना होगा कि हम पढ़ ही क्यों रहे हैं. सी, आप ह्यूमंस के बारे में क्यों पढ़ रहे होते हो? वाई? हमने क्यों पढ़ा कि सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है? क्योंकि हम हर एक सिस्टम का फंक्शन जानना चाहते हैं और उस फंक्शन को समझकर प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं. हम समझना चाहते हैं कि ये सिस्टम बना तो क्यों बना. वो बेसिक एजेंडा है, दैट इज़ द बेसिक गोल ऑफ डूइंग साइंस. कोई भी साइंस की कहानी हम क्यों पढ़ते हैं? हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं. सेम वे जब हम एंजियोस्पर्म का मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, व्हाई डू वी स्टडी दैट? 2 बेसिक रीज़न है. पहला बेसिक रीज़न है दैट स्टडीइंग हेल्प्स अस विथ क्लासिफिकेशन. हम चीज़ों को क्लासीफाई करना चाहते हैं, राइट? कि अगर हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स है तो वो किस टाइप के हैं. हम पढ़ेंगे डाइकॉट्स है, मोनोकॉट्स है. अब डाइकॉट और मोनोकॉट क्यों पढ़ रहे हैं? डाइकॉट का मतलब क्या है? अगर आपको याद होगा, डाइकॉट मीन्स 2 कॉटिलेडन, मोनोकॉट मीन्स 1 कॉटिलेडन. आगे और डिफरेंस देखेंगे. डाइकॉट में द फ्लावरिंग पार्ट्स, सेपल्स, पेटल 4 या 5 के मल्टीपल्स में आते हैं. मोनोकॉट में 3 के मल्टीपल्स में आते हैं. अब ये सारी चीज़ें याद करने के लिए सिर्फ नहीं है, इनका एक फंक्शन है. ठीक है. तो हम ये पढ़ ही क्यों रहे हैं? पहला कि हम क्लासीफाई करेंगे, और क्लासीफाई करने से क्या होता है? इट इम्प्रूव्स, ये इम्प्रूव करता है हमारी अंडरस्टैंडिंग को, इम्प्रूव्स आवर अंडरस्टैंडिंग. एंड व्हेन आवर अंडरस्टैंडिंग improves, जब हमारी समझ इम्प्रूव हो जाती है रिगार्डिंग प्लांट्स, वी कैन सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स. एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं. हाउ हाउ कैन इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स. एक स्पेशल टाइप का प्लांट है जो आप फोटोसिंथेसिस में पढ़ोगे, जिसको हम कहते हैं C4 प्लांट्स. C4 प्लांट्स क्या होता है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, फिर भी उसके स्टोमाटा क्लोज होने के बावजूद उनका फोटोसिंथेसिस का एफिशिएंसी रिड्यूस नहीं होता. हमें ऐसा पता चला क्योंकि हमने प्लांट के एनाटॉमी को पढ़ा, प्लांट के मेटाबॉलिज्म को पढ़ा, और फिर समझ में आया कि जब डेजर्ट है या फिर हाई टेम्परेचर होता है और स्टोमाटा बंद हो जाता है, तब ये जो स्पेशल टाइप के प्लांट्स हैं ना, जिनको हम C4 प्लांट्स कहते हैं, उनका फोटोसिंथेसिस का एफिशिएंसी रिड्यूस नहीं होता. अब आप बोलोगे हम ये जानकर क्या करेंगे? अगर हम ये जान जाएं कि किस कारण से उनकी एफिशिएंसी रिड्यूस नहीं होती, तो हो सकता है हम अपने सारे क्रॉप्स में वो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स डाल सकें किसी तरीके से. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता चल जाता है जो आपके क्लास का टॉपर है वो टॉपर क्यों है, उसके पढ़ने का क्या तरीका है, तो आप वो तरीका सीख सकते हो. सेम पर्पस है हमारा प्लांट को पढ़ने का भी. अगर हम समझ सकते हैं कि हमारा कोई प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस बहुत आराम से कर रहा है, हाई टेम्परेचर में भी अच्छी एफिशिएंसी से कर रहा है, तो कारण क्या है? वो कारण समझ लिया तो हम बाकी के प्लांट्स को भी वो चीज़ सिखा सकते हैं. कैसे सिखा सकते हैं? हम ये अच्छी चीज़ की जीन निकालेंगे और अपने दूसरे प्लांट्स में डालेंगे, और उम्मीद करेंगे, होप करेंगे कि जो नया प्लांट हमने बनाया जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके, वो शायद बेहतर हो. ठीक है. तो कोई भी चीज़ पढ़ने का लॉजिक है. हम सिर्फ रटने के लिए नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं समझने के लिए. और जब हमारी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती है तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं. ठीक है. सो देर इज पर्पस टू एवरीथिंग. और जब हम हर चीज़ के पर्पस को समझते हैं, देन वी कैन यूज दैट टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स एंड ऑल्सो प्रिजर्व नेचर. ठीक है. हमें पता है भाई, फ्लावर्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं.
जब हम फ्लावर को समझते हैं और समझते हैं कि रिप्रोडक्शन में उसका क्या रोल है, तो हम वैसी कुछ भी चीज़ नहीं करेंगे जिससे प्लांट के फ्लावर्स अफेक्ट हों, क्योंकि अगर फ्लावर अफेक्ट हुए तो रिप्रोडक्शन अफेक्ट होगा, रिप्रोडक्शन अगर अफेक्ट हो गया तो अल्टीमेटली फ्रूट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, फ्रूट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो इंसान भूखे मर जाएंगे। आई होप अब आपको आइडिया समझ में आ रहा है। द होल आइडिया इज वेरी सिंपल। अंडरस्टैंड द प्लांट्स और देयर पार्ट्स, उसके फंक्शन को समझो, और उसके फंक्शन को समझने के बाद ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करना जिससे प्लांट या उस ऑर्गेनिज्म को हार्म हो, और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। क्लियर? अब चलो समझते हैं कि प्लांट के पार्ट्स क्या हो सकते हैं। सो प्लांट के और एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी को अगर हम देखें तो उसके दो पार्ट्स हैं, एक द स्टेम सिस्टम एंड द रूट सिस्टम। सो प्लांट्स हैव टू पार्ट्स, और किसी भी प्लांट को, एंजियोस्पर्मिक प्लांट को देखें तो उसके दो पार्ट हो सकते हैं, एक पार्ट जो उसका रूट सिस्टम है और एक पार्ट जो उसका शूट सिस्टम है। अब हमें ये पढ़ना है, बट ये दो ही सिस्टम क्यों हैं? अब इसके लिए लिविंग वर्ल्ड पे जाओ। लिविंग वर्ल्ड पे लाइफ की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? व्हाट इज लाइफ? सेल्फ सस्टेन्ड केमिकल एंटिटी capable of evolution and reproduction and response to environment। कोई भी केमिकल एंटिटी जो तीन चीजें कर सकती है, अपने आप को मेंटेन कर सकती है और इन्वायरमेंट में चेंजेस को रिस्पॉन्ड कर सकती है, दूसरा रिप्रोड्यूस कर सकती है, और रिप्रोडक्शन के बाद इवोल्यूशन कर सकती है। सेल्फ सस्टेन्ड केमिकल एंटिटी केपेबल ऑफ कॉन्शियसनेस मीनिंग रिस्पॉन्स रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशन, जो ये सारी चीजें दिखा रहा है वो एक लिविंग एंटिटी है। तो प्लांट में सिर्फ रूट सिस्टम और शूट सिस्टम क्यों है? क्योंकि पहला, प्लांट को अपने आप को मेंटेन करना है। मेंटेन क्यों करना है भाई? क्योंकि प्लांट लाइक एवरी लिविंग बीइंग इज अ सेल्यूलर स्ट्रक्चर, सेल से बना हुआ है। अब सेल से बना हुआ है तो एनसीईआरटी आपको पहले ही बताती है कि कोई भी स्ट्रक्चर टूटेगा। आप अपने रूम की देखभाल मत करो, क्या होगा? रूम के सामान बिखर जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। आप आपकी नोटबुक को 5 साल छोड़ दो, क्या होगा? पेजेस टीयर डाउन हो जाएंगे। वाई? ये थर्मोडाइनमिक्स का लॉ है। हर चीज रैंडमनेस की तरफ बढ़नी चाहती है। यूनिवर्स वांट्स टू प्रोसीड टुवर्ड्स रैंडमनेस। तो अगर सेल्यूलर स्ट्रक्चर को रैंडमनेस से, डिसऑर्डर से बचाना है तो उसे मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? सिंपल, एनर्जी, मैटर। मैटर जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि आपको जो मैटर एनवायरनमेंट से मिल रहा है उसको लेंगे और कन्वर्ट कर देंगे उस मैटर में जो प्लांट को बना रहा है। एग्जाम्पल, प्लांट का प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स का बना है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे लिपिड्स में। ठीक। सो हमें ये चीज़ें प्लांट कहाँ से लाके देगा खुद के लिए? तो रूट सिस्टम से प्लांट मिनरल्स लेगा जो एंजाइम्स के लिए ज़रूरी है, प्लांट वाटर लेगा जो सोर्स ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाता है, और शूट सिस्टम से प्लांट अपना फूड बनाएगा। सो शूट सिस्टम इज इंपॉर्टेंट सो दैट प्लांट्स कैन बेयर लीव्स, और अगर वो लीव्स है तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अगर वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है तो कार्बन को एक्वायर करेगा, एनर्जी को एक्वायर करेगा और अपने सेल्यूलर स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा। अगर रूट सिस्टम है तो अपने सॉइल से वाटर और मिनरल्स लेगा और अपनी मेटाबॉलिज्म के थ्रू अपने सेल्यूलर स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा। तो शूट सिस्टम और रूट सिस्टम ही क्यों है? क्योंकि ये दो सिस्टम्स प्लांट को एनर्जी और मैटर ला के देते हैं। ये एनर्जी और मैटर की वजह से प्लांट अपने आप को सेल्फ सस्टेन कर सकता है, खुद अपना स्ट्रक्चर को मेंटेन कर सकता है। ठीक है। दूसरा, हमने पहला बोला था सेल्फ सस्टेन सिस्टम केपेबल ऑफ रिस्पॉन्स, रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन। रिस्पॉन्स, अब प्लांट को पता होना चाहिए कि अगर बड़ी दोपहर है, इफ इट इज आफ्टरनून, आई शुड नॉट लूज लॉट ऑफ वाटर। तो प्लांट के सेल्स में ऐसा डिटेक्शन सिस्टम होना चाहिए कि स्टोमाटा बंद हो जाए, है ना? स्टोमाटा क्या है? होल्स इन द लीव्स जिससे वाटर का इवेपोरेशन होता है। तो प्लांट के शूट सिस्टम के लीव्स में और स्टेम में भी कभी कभी स्टोमाटा होता है। स्टोमाटा इन्वायरमेंट को सेंस करके बंद हो जाता है। सो रिस्पॉन्स इज देयर बिल्ट इन द रूट्स एंड द शूट एज वेल। अब आते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब अपनी कॉपीज बनाना।
अब एंजियोस्पर्म्स अपना रिप्रोडक्शन फ्लावर से कर सकते हैं। तो फ्लावर्स कहाँ बेयर होंगे? स्टेम में। क्यों? रूट में क्यों नहीं हो सकते? रूट में हुए तो जमीन के नीचे होंगे, जमीन के नीचे हुए तो रिप्रोडक्शन थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, बट ट्रिकी हो जाता है। तो फ्लावर्स कहाँ होंगे? स्टेम सिस्टम में होंगे, शूट सिस्टम में होंगे। अब तीसरा हमारा क्या था? इवोल्यूशन। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है यानी मियोसिस होगा, मियोसिस होगा कॉम्बिनेशंस बनेंगे, कॉम्बिनेशन से नए वेरिएशन बनेंगे, और नए वेरिएशन में अगर कोई एडवांटेज दिया तब जाके हमारा इवोल्यूशन हो जाएगा। तो वाई प्लांट्स ओनली हैव द शूट एंड रूट सिस्टम? बिकॉज द शूट सिस्टम एंड द रूट सिस्टम प्रोवाइड्स द नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक, नेसेसरी रॉ मटेरियल, नेसेसरी एनर्जी। काफ़ी है इतना, ठीक है। सो यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द शूट्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रूट, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट देयर पार्ट्स। शूट सिस्टम के क्या पार्ट्स हैं, रूट सिस्टम के क्या पार्ट्स हैं। इस चैप्टर में बाहर बाहर से पढ़ेंगे, बाहर के कैरेक्टरिस्टिक्स, बाहर के शेप, बाहर के फीचर्स, बाहर के पॉसिबल वेरिएशंस। अगला चैप्टर जो है विच इज़ एनाटमी, उसमें अंदर पढ़ेंगे कि जो शूट या रूट बाहर से दिखता है वो अंदर से कैसा दिखेगा। ठीक है, अगर इतना क्लियर है देन वी आर गुड टू गो अहेड। नाउ शूट सिस्टम में क्या क्या है हमारे पास? तो शूट सिस्टम में पहले वी कैन सी दैट देर इज दिस स्टेम। अब स्टेम का रोल क्या है ये हमें पता है। स्टेम जो नीचे से पानी कंडक्ट होके आ रहा है रूट पे, उसको ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, नीचे रूट सिस्टम है जो आपका अर्थ में अंदर डग है, वहां से वो वाटर लेगा, वहां से वो मिनरल्स लेगा। हम ये पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, वाटर प्लस मिनरल्स। वाटर मिनरल्स उसने लिया, स्टेम को दिया। स्टेम क्या करेगा कि अपने सारे लीव्स को जाके डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सो व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द शूट सिस्टम? द शूट सिस्टम बेयर स्टेम्स। व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टेम? द स्टेम का पार्ट है कंडक्शन। सो मेजर पार्ट इज ऑफ स्टेम इज इट विल स्प्रेड आउट ब्रांचेस, ब्रांचेस में होंगे लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, और इन लीव्स, फ्रूट और फ्लावर को पानी कंडक्ट करेगा, मिनरल कंडक्ट करेगा, और जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है जो आपके लीव्स बना रहे हैं वो रूट को पहुंचाएगा। तो शूट सिस्टम में जो पहली चीज है स्टेम, उसका मेन काम क्या हो जाता है? कंडक्शन। वो कंडक्ट करेगा। लीफ ने फोटोसिंथेसिस किया, उस फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट को रूट तक पहुंचाएगा। अगर स्टेम ने स्टेम ने वाटर या मिनरल अब्सॉर्ब किया, उस वाटर और मिनरल को ऊपर तक लेके जाएगा। दैट इज द सिंपल जॉब ऑफ आपका स्टेम एंड रूट। आई होप इतना इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, इफ इट इज आगे चलते हैं। नाउ स्टेम बना कहाँ से? तो आप शायद छोटी कक्षा में पढ़ चुके हो, अगर नहीं पढ़े हो तो द रिप्रोडक्शन, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो जाइगोट बनता है, जाइगोट गिव्स राइज टू एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के दो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स में, एक रेडिकल होता है जो रूट बनाता है, एक प्ल्यूम्यूल होता है जो शूट बनाता है। सो स्टेम आया कहाँ से? इट डेवलप्स फ्रॉम प्ल्यूम्यूल। प्ल्यूम्यूल से डेवलप होता है, ऊपर पार्ट होता है एम्ब्रियो का, वहां से डेवलप होगा, और ये प्ल्यूम्यूल बनकर देता है आपका स्टेम। ज्यादातर केसेस में द स्टेम इज ग्रीन व्हेन यंग। जब स्टेम नया नया है तो उस समय ग्रीन होता है, बट लेटर ऑन जब मेच्योर हो जाता है तो कई सारे प्लांट्स में वो वुडी या ब्राउन हो सकता है। आम का पेड़ देखा होगा, आम के पेड़ में वी ऑलवेज फाइंड दिस दैट उस समय हमारा जो रूट है, सॉरी स्टेम है, वो वुडी है, ब्राउन है बार्क की वजह से। तो इनिशियली द प्लांट्स दैट वी हैव, they can be their stem could be green, but eventually जब प्लांट बड़े हो जाते हैं so it can become woody और brown। अब दूसरा मेन फंक्शन क्या है स्टेम का? स्टेम के ब्रांचेस हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट स्टेम को लीफ, फ्रूट एंड फ्लावर्स बेयर करने। लीफ का क्या काम है? फोटोसिंथेसिस, है ना। हमें सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, सोर्स ऑफ मैटर चाहिए, उसके लिए हमारे प्लांट्स के पास शूट सिस्टम में होते हैं लीफ। लीफ ने सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है,
कार्बन को एब्जॉर्ब करना है और फूड बनाना है। इसी लीफ के पास फ्लावर भी होने चाहिए। फ्लावर क्यों होना चाहिए? फ्लावर के अंदर स्पोर और गैमीट प्रोडक्शन होगा। इसी स्पोर और गैमीट प्रोडक्शन से रिप्रोडक्शन होगा। जब रिप्रोडक्शन होगा तो बेबी प्लांट विल इनिशियली ग्रो इनसाइड द फ्रूट। फ्रूट के अंदर सीड होता है। इसी सीड को जब जमीन में निकाल देंगे तो नया प्लांट बन जाएगा। तो ऐसे समझो दैट फ्रूट इज अ प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर जो सीड को, प्लांट के बेबी को बेयर कर रहा है। कब तक? जब तक ये रेडी ना हो जाए। जब ये रेडी हो जाएगा तो ये हमारा जो फ्रूट है वो ज़मीन पे गिरेगा। ज़मीन पे गिरेगा तो सीड नया बेबी प्लांट बना देगा। तो अनदर फंक्शन ऑफ द स्टेम is it will bear leaves, fruits and flowers. Flower ही turns into fruit. अभी हम देखेंगे बहुत जल्दी। A part of the flower turns into fruit. आई होप इतना क्लियर है। अगर बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है, सॉरी, नोट दैट। नाउ हमने कंडक्शन का काम ऑलरेडी देख लिया। अगर स्टेम के पास लीव्स है तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा, वो नीचे जाके स्टेम के जरिए रूट पे पहुंचेगा, क्योंकि इसमें वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं। इसका ठीक ऑपोजिट, रूट जब वाटर और मिनरल्स को ऑब्जॉर्ब करेगा, स्टेम में वैस्कुलर टिश्यूज के जरिए लीफ को पहुंचेगा, क्योंकि हवा में तो ज़्यादा पानी है नहीं, पानी तो लैंड में ही है ना। तो दूसरा मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज कंडक्शन। फर्स्ट फंक्शन बेयरिंग ऑफ लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। सेकेंड फंक्शन मिनरल्स एंड फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स को कंडक्ट करना। अब तीसरा फंक्शन क्या हो सकता है? देखो, स्टेम स्टोरेज भी कर सकता है। अब स्टोरेज क्यों करेगा? अब सोचो, आप दिन में 3 या 4 बार खाते हो, बट आपका सेल 24 घंटे मेटाबॉलिज्म कर रहा है। रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म वेरी करता है। जब आप सो रहे हो तो मेटाबॉलिज्म का चांस थोड़ा कम होगा, जब आप जगे हुए हो मेटाबॉलिज्म का रेट हाई होगा। उसी तरह प्लांट का भी मेटाबॉलिक रेट वेरी करेगा। हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? रोटी, चावल जो हम खा रहे हैं। प्लांट का सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? धूप। क्या धूप 24 घंटे रहती है क्या? नॉट पॉसिबल ना। तो प्लांट को भी फोटोसिंथेसिस करने के लिए दिन के कुछ घंटे ही मिलते हैं। सुबह उसने फोटोसिंथेसिस कर लिया, बट रात को उसका मेटाबॉलिज्म पूरा गायब नहीं हो जाएगा, उस समय भी उसको चाहिए होगा। तो थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द स्टेम कैन ऑल्सो स्टोर फूड। रात में उसी फूड का इस्तेमाल करके प्लांट अपना मेटाबॉलिज्म को कैरी करेगा। अब ये एक एस्पेक्ट हुआ कि स्टोरेज ऑफ फूड ज़रूरी क्यों है। स्टोरेज ऑफ फूड ज़रूरी इसलिए है बिकॉज सनलाइट is only available during the day. सिर्फ दिन के समय सनलाइट अवेलेबल है। अब ये तो आप बात कर रहे हो ट्रॉपिकल जोन की। जो एरियाज आपके इक्वेटर के पास हैं वहां दिन में सनलाइट भरपूर होती है, और ये सनलाइट का ड्यूरेशन साल में थ्रू आउट ऑलमोस्ट सेम रहता है। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल जगहों पे ऑलमोस्ट सन का ड्यूरेशन इज बराबर। बट इक्वेटर से थोड़ा दूर आओ, अगर इक्वेटर से आप थोड़ा दूर आते हो तो आपके पास मिलते हैं टेम्परेट रीजन्स। अब इन टेम्परेट रीजन्स में सन की टिल्टेड रेज मिलती है। वहाँ सीजन्स भी अलग अलग होते हैं। समर सीजन में बहुत अच्छे धूप मिलती है, विंटर सीजन में धूप कम मिलती है। तो अगर सीजनल वेरिएशन ऑफ सनलाइट ज़्यादा है तो उन प्लांट्स को ज़्यादा एनर्जी सेव करनी पड़ेगी। तो फूड का स्टोरेज दो वजह से करना पड़ता है। क्यों? दिन में भी ड्यूरिंग द डे देर इज वेरिएशन इन सनलाइट। सेकेंड, ड्यूरिंग द ईयर देर कैन बी वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। हो सकता है विंटर के समय आपको सिर्फ 6-7 घंटे की सनलाइट मिले, डिपेंडिंग अपॉन आप पूरे अर्थ में कहाँ हो। इज दैट क्लियर? तो स्टेम का काम स्टोरेज है। क्यों? देयर इज अ वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग द डे, or there's variation in the duration of sunlight in seasons. सीजन में भी ड्यूरेशन वेरी करता है। तो स्टेम का प्राइमरी रोल 3 हम समझेंगे। पहला, बेयरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स।
दूसरा कंडक्शन ऑफ मिनरल्स एंड फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स एंड वाटर, तीसरा स्टोरेज। ये प्राइमरी फंक्शंस है हमारे स्टेम के। अब एक और फंक्शन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन? वेजिटेटिव प्रोपगेशन का सिंपल मतलब है, जब आप प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट यानी कि फ्लावर नहीं, फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट यानी स्टेम या रूट, उससे नया बेबी प्लांट बना रहे हो, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो स्टेम से भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकता है। कैसे, अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल में। बट सबने आलू देखा होगा, अगर आलू को आप थोड़े दिन अंधेरे में रख दोगे तो उससे छोटे छोटे लीव्स निकलने लगते हैं। इसी आलू को अगर आपने ज़मीन में डाल दिया, थोड़े समय बाद वहाँ से नया प्लांट निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टेम के स्ट्रक्चर से ही नया प्लांट निकल गया। तो स्टेम से वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी हो सकता है। अब प्लांट ऐसा क्यों करते हैं? दो दो चीज़ें क्यों करनी? फ्लावर भी प्रोड्यूस करना, स्टेम से भी रिप्रोडक्शन करना। इसके दो वजह हो सकते हैं। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। गैमीट ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ? क्या गैमीट जो ट्रांसफर हुआ, क्या वो हेल्दी था? नहीं था। और अगर गैमीट ट्रांसफर इज इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटर, अगर आप बीज के जरिए या बर्ड के जरिए गैमीट का ट्रांसफर करा रहे हो, तो उसके लिए आपको नेक्टर, कोई स्वीट सब्सटेंस बनाना पड़ेगा, जिसके वजह से वो प्लांट को या फ्लावर को खाने के लिए आएगा, है कि नहीं? पॉलिनेटर, बर्ड, बीज और अदर एनिमल, वो गैमीट का ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात। बट वो क्यों करेंगे? वो तो फूल को खाने आते हैं। बी फूल के पास क्यों आती है? क्योंकि फूल में स्वीट सब्सटेंसेस हैं, नेक्टर कहते हैं उसे, इस नेक्टर से उसे फायदा होगा। बट आप सोचो, क्या नेक्टर प्रोड्यूस करने में एनर्जी खर्च नहीं होती? बिल्कुल होती है। फिर प्लांट ऐसा करते ही क्यों है? क्योंकि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि दो हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होंगे। जब दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होंगे तो वेरिएशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। वेरिएशन के चांस के बढ़ने का मतलब है देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आप ऐसा कोई वेरिएशन प्रोड्यूस कर दो जिससे आपको करंट इन्वायरमेंट में कोई फायदा हो सके। एग्जाम्पल, मान लेते हैं बहुत धूप निकलता, मैं ये प्लांट, एक कोई प्लांट है जो डेजर्ट क्लाइमेट में प्रोड्यूस रहता है। अगर वेरिएशन से उन्होंने ऐसे लीव्स बना लिए जिसके ऊपर वैक्सी कोटिंग लगी हुई है, तो वो अपना पानी को बचा कर रख सकते हैं। तो ये फायदा हुआ ना प्लांट का। बट इसे बनाने के लिए उसे नए जीन्स में वेरिएशंस करने पड़ेंगे। तो ये वेरिएशन की स्पीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंप्रूव हो जाती है। तो इसीलिए इवन दो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए नेक्टर या बाकी चीज़ें बनानी पड़ती है, इवोल्यूशन सपोर्ट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट इट इज़ कॉस्टली, इट इज़ डिपेंडेंट। मौसम अच्छा होना चाहिए, बारिश होनी चाहिए, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट होना चाहिए, चांस पे भी डिपेंड करता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इंडीड एडवांटेजियस बट इट इज़ कॉस्टली। वेर एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या करना पड़ेगा? बस एक छोटा सा बर्ड बनाओ, वो छोटा सा बर्ड ऐसा सेल होगा जो प्लांट, नए प्लांट के लिए रूट, शूट, स्टेम सब बना सके। तो इससे हमारा काम आसान हो जाता है, लो कॉस्ट है, वेदर इंडिपेंडेंट है, पॉलिनेटर इंडिपेंडेंट है। ठीक है? तो ऐसा नहीं सोचो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक टॉपिक है जो मुझे पढ़ना है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक कहानी है प्लांट की। हमेशा प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कॉस्ट को बेयर नहीं कर सकता। फूल बनाओ, पॉलिनेटर पे डिपेंड हो, सीजन पे डिपेंड हो। तो प्लांट्स हैव इवॉल्व वेजिटेटिव प्रोपगेशन विच डज नॉट इन्वॉल्व एनी ऑफ दैट। बट डाउन साइड क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का? डाउन साइड ये है कि वेरिएशन कम बनेंगे, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी माइटोसिस करोगे आप। अब माइटोसिस कर रहे हो तो वेरिएशन के चांसेस रिलेटिवली बहुत कम होते हैं। सो स्टेम कैन ऑल्सो बी यूज फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आई थिंक इतना क्लियर। तो मेन फंक्शंस ऑफ द स्टेम जल्दी से समराइज करते हैं। इट विल बेयर लीफ, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स,
it will conduct substances, it can store substances, and finally it can be involved in vegetative propagation directly. इतना क्लियर है? आई होप सो. अब स्टेम को जब भी आप बाहर से देखोगे वहां पे हमेशा आपको नोड्स दिखेंगे. नोड्स आर द प्लेसेस जहां से स्टेम के ब्रांचेस, स्टेम के फ्लावर्स या स्टेम के लीव्स निकल कर आ रहे हैं. सो नोड्स आर द पॉइंट्स वेयर लीव्स और ब्रांचेस आर बॉर्न. अब अगर दो नोड के बीच की बात करो तो आप बोलोगे इंटरनोड. इंटरनोड इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स. इंटर मतलब बीच का, इंटर स्कूल कंपटीशन, दो स्कूल के बीच का कंपटीशन. सो इंटरनोड इज द रीजन ऑफ द स्टेम बिटवीन टू नोड्स. अब एक्सिलरी बड का क्या मतलब है? एक्सिलरी बड मतलब जो मेन स्टेम और उसके ब्रांच के एंगल पे बन रहा है, दैट इज एन एक्सिलरी बड. Bud found in the axil. What is the axil? Angle between the main stem and the branch. Apical bud भी हो सकता है और होगा. Apical bud हमेशा प्लांट के टिप पे रहेगा. So apical bud means the bud at the apex. Axillary bud means bud at the axil. लीफ तो पता ही है हमें, दिस इज द ऑर्गन ऑफ फोटोसिंथेसिस. फ्लावर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इट इज द फीचर ऑफ, इट इज ऑर्गन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फ्रूट क्या है? नथिंग. फ्रूट हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में. इट इज मेच्योर ओवरी. और व्हाट इज ओवरी? इट इज अ पार्ट ऑफ द फ्लावर. प्लांट का ही एक पार्ट, फ्लावर का ही एक पार्ट ओवरी मेच्योर होके फ्रूट बन जाता है. सो दैट इज ऑल अबाउट द स्टेम जो हमें समझ लेना चाहिए. अब आते हैं रूट सिस्टम के ऊपर. अब रूट का काम क्या होता है भाई? सो रूट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल. हमने बोला था कि stem will develop from plumule, root will develop from radicle. And what is radicle? It is nothing but a part of embryo. embryo का एक हिस्सा जिससे रूट डेवलप हो. ऑलमोस्ट नेवर फोटोसिंथेटिक. पॉसिबिलिटी होती है बट शायद ही रूट कभी फोटोसिंथेसिस कर सकता है. सो ऑलमोस्ट इट इज नेवर. पी नॉट का मतलब होता है फोटोसिंथेसिस मेरे लिए. नाउ बट इसका काम क्या है फिर? अगर फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो प्लांट को जमीन में पकड़ के रखना है. सो इट होल्ड्स द प्लांट इन द सॉइल ताकि हवा पानी उसे लेकर उड़ ना जाए. सो फर्स्ट थिंग, इट विल होल्ड द प्लांट. सेकेंड, रूट इज देयर इन द सॉइल. सॉइल कैन बी एनरिच्ड बाय वाटर एंड मिनरल. क्योंकि सॉइल क्या है? इट इज नथिंग बट डिग्रेडेड रॉक. रॉक से ही तो सॉइल बनता है. रॉक इज मेड अप ऑफ मिनरल्स. तो वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करके लेकर जाना. ठीक. तीसरा काम, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड. अब देखो, प्लांट में डिफरेंशिएशन है बट डिफरेंशिएशन थोड़ा कम है और फंक्शंस ओवरलैप ज़्यादा करते हैं. आपके फंक्शंस में, आपके टिश्यू सिस्टम्स में फंक्शंस ओवरलैप थोड़ा कम करते हैं. प्लांट्स में थोड़ा ज़्यादा ओवरलैप होता है. तो स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड. और रूट में क्यों स्टोर करते हैं? स्टेम में स्टोर कर ही तो रहे थे. बट आप सोचो, रूट ज़मीन के नीचे है ना, क्या हर्बीवोर रूट को खाएगा? चांसेस थोड़े कम है. अगर हर्बीवोर थोड़ा समझदार हो गया तो हो सकता है रूट को डिग करेगा और खा सकता है, अगर समझदार हो गया तो. बट बहुत सारे हर्बीवोर्स इतने समझदार नहीं है. वो स्टेम को खा सकते हैं जहां हमने स्टोर किया था. बट थोड़ा अगर रिजर्व फूड मेरे रूट में भी है, इट इज़ अ बेटर स्ट्रैटेजी. सो स्टोरेज ऑफ द रिजर्व फूड कैन ऑल्सो बी डन. कैरेट एक एग्जाम्पल. कैरेट आप जो खाते हो क्या है? नथिंग बट अ मॉडिफाइड रूट. इसी तरह आप टर्निप, सेम थिंग. मूली. नाउ, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. देखो, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर स्टेम भी बनाता है. ये हमने यहाँ पे लिखा नहीं, बट इवन स्टेम टिप कैन मेक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. क्या है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर? हमने अभी लाइफ की क्या डेफिनेशन दी? सेल्फ सस्टेन्ड केमिकल एंटिटी केपेबल ऑफ रिस्पॉन्स, रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन. रिस्पॉन्स मतलब इन्वायरमेंट में कुछ बदला, देन यू शुड रिस्पॉन्ड सो दैट द इन्वायरमेंट में आप बंद ना हो जाओ. यू आर स्टिल एबल टू डू व्हाट इज सपोज टू बी डन. तो सेम वे में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हॉर्मोन्स होते हैं जिसका प्लांट अपने आप को कंट्रोल करने में इस्तेमाल करते हैं. स्टेम भी पीजीआर बनाता है, रूट भी पीजीआर बना सकता है. हम देखेंगे ये चीज़ प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में कि ये काम कैसे हो रहा है. ठीक है. अब आते हैं टाइप्स में.
टाइप्स के पहले एक बार या टाइप्स में आते हैं पहले। सो रूट सिस्टम दो तरह के हो सकते हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट सिस्टम। अब व्हाट इज टैप रूट सिस्टम? याद है ये रेडिकल की जो बात हम कर रहे थे, अगर रेडिकल से जो प्राइमरी रूट आया, जो पहली रूट आती है ना, उसको कहते हैं प्राइमरी रूट। जो पहला रूट रेडिकल से आया उसको कहते हैं प्राइमरी रूट। अगर प्राइमरी रूट कंटिन्यूज जिंदा है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट, तब बोलेंगे दिस इज अ टैप रूट सिस्टम। सो प्राइमरी रूट इम्ब्रियो से आता है, रेडिकल से आता है, एंड इट लिव्स, देन इट इज अ टैप रूट सिस्टम। प्राइमरी रूट के ब्रांचेस हो सकते हैं, सेकेंडरी, टर्शरी, वो ब्रांचिंग हो सकता है। जब ब्रांचिंग होगा तो उसको बोलेंगे आप लैटरल रूट्स। लैटरल रूट्स होने की वजह से प्लांट का एंकरेज, एंकरेज बोले तो कितना अच्छे से वो पकड़ा हुआ है, वो बढ़ जाता है। सो टैप रूट सिस्टम इज एडवांटेजियस। क्यों? क्योंकि टैप रूट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो लाइट एक्सेस इजी होगा। क्यों? क्योंकि प्लांट की हाइट बढ़ सकती है। प्लांट की हाइट अगर बढ़ी तो लाइट का एक्सेस बढ़ेगा, और पॉलन डिस्ट्रीब्यूशन वो अगर विंड से हो रहा है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है। सो टैप रूट सिस्टम इज जब इम्ब्रियो से बना हुआ रूट सर्वाइव करता है और उसके ब्रांचेस होते हैं, दैट इज द टैप रूट सिस्टम। बिकॉज टैप रूट सिस्टम की वजह से हाइट बढ़ सकती है, तो लाइट एक्सेस, पॉलन डिस्ट्रीब्यूशन इजिली हो सकता है। सारे डाइकॉट्स में आपका टैप रूट सिस्टम है। अब कोई भी डाइकॉट का एग्जांपल ले लो, मस्टर्ड। मस्टर्ड इज ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, तो मस्टर्ड इज अ डाइकॉट, वहां पे आपका टैप रूट सिस्टम। बट मोनोकॉट्स में ऐसा नहीं होता है। मोनोकॉट्स में होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। व्हाट इज फाइब्रस रूट सिस्टम? प्राइमरी रूट जो रेडिकल से आया वो बहुत जल्दी मर जाता है। अब जब प्राइमरी रूट मर गया तो प्लांट को एंकर कौन करेगा? तो स्टेम के बेस पर से एडवेंटिशियस रूट्स आते हैं। एडवेंटिशियस मीन एनी रूट दैट डज नॉट कम फ्रॉम द रेडिकल इज एडवेंटिशियस। स्टेम से भी रूट आ सकता है, अगर स्टेम से रूट आया वो भी एडवेंटिशियस रूट होगा। और फाइब्रस रूट सिस्टम में होता ही वही है, स्टेम के बेस से एडवेंटिशियस रूट्स आते हैं और वो रूट्स प्लांट को पकड़ के सॉइल में बैठ के रहते हैं। अब फाइब्रस रूट सिस्टम का एडवांटेज किसके लिए? फाइब्रस रूट सिस्टम पुलिंग को प्रिवेंट करता है। तो जो ग्रासेस होते हैं ना वो ज्यादातर फाइब्रस रूट सिस्टम में, तो मोनोकॉट्स में फाइब्रस रूट सिस्टम है। इट रेजिस्ट पुलिंग फ्रॉम एनिमल। कहाँ से आया भाई? प्राइमरी रूट मर गया, जो फर्दर ब्रांचेस होंगे वो आपके एडवेंटिशियस होंगे क्योंकि वो स्टेम के बेस से आता है। ठीक है। सो दिस इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द रूट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इन केस ऑफ टैप रूट। फाइब्रस में प्राइमरी रूट मर गया और बचा क्या? आपका एडवेंटिशियस रूट्स, वो आपका बनाता है। अब यहाँ क्या है, एनसीईआरटी ने थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी को एनाटॉमी के साथ मर्ज कर दिया है। कैसे मर्ज कर दिया है? देखो यहाँ हमें सिर्फ बाहर बाहर की बात करनी चाहिए थी, बट एनसीईआरटी ने रूट का एनाटॉमी यहीं पे दे दिया है। अब रूट का एनाटॉमी दिया है तो हमें स्टेम का भी एनाटॉमी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एक्सटर्नल। तो हमें रूट टिप और शूट टिप यहीं पे देखकर आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अब रूट टिप में क्या हो सकता है? टिप पे दे विल ऑलवेज बी रूट एपिकल मेरिस्टेम। प्लांट टिश्यूज नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे, दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक जो ग्रो कर सके, डिवाइड कर सके, परमानेंट सेल डिवीजन गायब है। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैव द कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन, परमानेंट टिश्यूज आर डिफरेंशिएटेड, सेल डिवीजन की कैपेसिटी गई। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम का मतलब है मेरिस्टेम एपिकल मतलब टिप पर ऑफ द रूट, ऐसा मेरिस्टेम जो रूट के टिप पर होता है, इसको कहते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट एपिकल मेरिस्टेम प्लांट का टिप का ग्रोथ कराते रहता है। और ताकि रूट एपिकल मेरिस्टेम डिस्ट्रॉय ना हो जाए, यू ऑल्सो हैव रूट कैप। रूट कैप एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है बेटा। ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर रूट एपिकल मेरिस्टेम की सुरक्षा करता है। अब रूट एपिकल मेरिस्टेम नए नए सेल्स को बना रहा है, तो इसीलिए फ्यू माइक्रोमीटर्स फ्रॉम द टिप ऑफ द रूट को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन मतलब ऐसा जोन जहां सेल डिवीजन इज पॉसिबल। अब सेल डिवीजन क्या होता है? सेल अगर सिंगल सेल था, अपना डीएनए को डुप्लीकेट करेगा,
और डिवाइड करके 2 सेल बना लेगा। दिस इज सेल डिवीजन। ठीक है, अब सेल अगर डिवाइड कर रहा है, क्या उसके पास इतना समय होगा कि वो नया नया सेल वॉल बनाए? पॉसिबल नहीं है ना। और अगर डिवाइड कर रहा है तो बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन करनी पड़ती होंगी। डीएनए डुप्लीकेट करो, ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट करो, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे समझो, अगर आप घर बहुत ज़्यादा शिफ्ट करते हो तो क्या आपके पास ज़्यादा सामान होगा? चांसेस कम है, क्योंकि अगर आप बहुत शिफ्ट कर रहे हो तो आप भी परेशान हो जाओगे यार कि कितना ज़्यादा सामान लूँ, अगर जितना सामान लूँगा उतना कैरी करना पड़ेगा। तो ठीक उसी तरह मेरिस्टेमेटिक जोन में जो सेल्स होते हैं ना, वो छोटे होंगे क्योंकि ग्रोथ का समय ही नहीं मिला। थिन वॉल्ड होंगे, क्योंकि थिन, क्यों थिन? वॉल सेल्यूलोज का बना है, सेल वॉल सेल्यूलोज का बना है। नए सेल वॉल बनाने के लिए मुझे टाइम चाहिए, मेरे पास टाइम कहाँ है? अग्रीड। जब टाइम ही नहीं है तो सेल वॉल भी थिन होगा। तो स्मॉल थिन सेल वॉल विथ डेंस साइटोप्लाज्म। डेंस साइटोप्लाज्म क्यों? क्योंकि भाई डिवीजन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म बहुत करना पड़ेगा। मेटाबॉलिज्म बहुत करना पड़ेगा, सेल वॉल भी थिन चाहिए। सो स्मॉल थिन सेल वॉल्स विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्लेंटी ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस होते हैं जो डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं चीज़ों की। सो इन चीज़ों में आपका मेरिस्टेमेटिक जोन में होगा। इलोंगेशन नाम ही बता रहा है, सेल का लेंथ बढ़ गया। सेल इंक्रीजेज द लेंथ, सेल इंक्रीजेज द साइज। ये आपके रूट के ग्रोथ में काम आएगा। तो यहाँ आपके सेल्स अगर छोटे छोटे हैं, यहाँ आपके सेल्स लंबे लंबे होंगे। वाई? दिस इज रूट एलोंगेशन जोन। फाइनली रूट मैच्योरेशन जोन। मैच्योरेशन जोन का मतलब है यहाँ से डिफरेंशिएशन शुरू हो गया। इलोंगेशन में भी थोड़ा डिफरेंशिएशन हो सकता है। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है? डिफरेंशिएशन का मतलब है अब सेल ने कुछ स्पेशल काम पिक कर देना है। अभी तक सेल ने कुछ स्पेशल काम पिक नहीं किया था। मेरिस्टेमेटिक जोन में उन्होंने डिवीजन किया, इलोंगेशन जोन में उन्होंने सेल की लंबाई बढ़ाई, मैच्योरेशन जोन में कुछ नया काम पिक करेंगे, कुछ एक काम पिक करेंगे। वो काम क्या हो सकता है? हो सकता है वो जाइलम बन जाए और आपका प्लांट में वाटर कंडक्शन शुरू कर दे। हो सकता है वो फ्लोएम बन जाए, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट को कंडक्शन शुरू कर दे। हो सकता है ग्राउंड टिश्यू बन जाए, चीज़ों को स्टोर करना शुरू कर दे। सो व्हेन वी से मैच्योरेशन जोन वी मीन सेल्स हैव डिफरेंशिएटेड, दे हैव पिक्ड अप अ स्पेशल जॉब। हो सकता है एपिडर्मिस बन जाए, प्लांट को प्रोटेक्ट करे। रूट हेयर बन जाए, प्लांट में चीज़ों को अब्जॉर्ब करे। वैस्कुलर टिश्यू बन जाए, चीज़ों को कंडक्ट करे। तो जब प्लांट सेल्स कोई स्पेशल जॉब पिक कर लेते हैं, दैट इज मैच्योरेशन जोन। इतना ही मतलब होता है मैच्योरेशन जोन का। ठीक है, सो 3 जोन हो सकते हैं रूट के। रूट एपिकल मेरिस्टेम वे टिप पे होगा जो नए सेल्स बनाएगा, और ये सेल्स डिवाइड कर सकते हैं थ्रू टू सम पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज मेरिस्टेमेटिक जोन। थोड़े समय बाद वो लंबा होना शुरू होंगे और थोड़े समय बाद वो डिफ्रेंशिएट करना शुरू हो जाएंगे। सो मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड मैच्योरेशन जोन, दीज आर द 3 जोन्स। अब एक चीज़ देखने लायक है, यहाँ मैंने चीज़ों को 3 कलर्स में बनाया है, ग्रीन, येलो, ब्लू। प्लांट टिश्यूज 3 तरह के हो सकते हैं। दे कैन बी एपीडर्मल टिश्यू। एपीडर्मल बोले तो प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम। दे कुड बी वैस्कुलर टिश्यू। ना वैस्कुलर टिश्यूज बोले तो प्लांट को प्लांट में चीज़ों को कंडक्ट करने का काम। दे कुड बी ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू बोले तो वैस्कुलर हटा दो, एपिडर्मल हटा दो, जो बच गया वो ग्राउंड टिश्यू है। वहाँ मेटाबॉलिज्म हो सकता है, स्टोरेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वैसे तो आपको यहाँ पूरी रूट में दिख रहा होगा ये 3, बट ये जो 3 लेयर्स है ना, ये अ बिट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इलोंगेशन जोन से शुरू होते हैं। अब एनसीईआरटी ये डायग्राम, सिमिलर डायग्राम बनाती है तो हम भी बनाते हैं, बट समवट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इलोंगेशन जोन आपको ये 3 तरह के टिश्यूज दिखने लगेंगे। कुछ सेल्स एपिडर्मल टिश्यू में डिफ्रेंशिएट हो चुके होंगे, कुछ सेल्स वैस्कुलर टिश्यू में डिफ्रेंशिएट हो चुके होंगे, कुछ सेल्स ग्राउंड टिश्यू में डिफ्रेंशिएट हो चुके होंगे। अगर वैस्कुलर टिश्यू में डिफ्रेंशिएट हुए होंगे तो जाइलम या फ्लोएम बनेगा। अगर एपिडर्मल टिश्यू में डिफ्रेंशिएट हुए होंगे तो आउटर प्रोटेक्टिव सरफेस बनेगा। अगर ग्राउंड टिश्यू में डिफ्रेंशिएट हुए होंगे तो स्टोरेज सेल्स बनेगा। तो दीज आर द 3 पॉसिबिलिटीज। ठीक है।
अब ये था रूट के टिप का ऑर्गेनाइजेशन। हमें शूट के टिप का ऑर्गेनाइजेशन भी समझना है। अब शूट के टिप का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा? जैसे यहाँ रूट एपिकल मेरिस्टेम था, वहां भी शूट एपिकल मेरिस्टेम होगा। अब रूट और स्टेम में एक डिफरेंस होता है, स्टेम में हमेशा नोड्स होंगे। तो अगर ये आपका टिप था जहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टेम होगा, जहाँ से प्लांट ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, तो दोनों दोनों साइड ऑफ द शूट एपिकल मेरिस्टेम देयर वुड बी लीफ प्राइमोर्डिया, जहाँ से लीव्स या नए ब्रांचेस आएंगे। सो अगर ये शूट एपिकल मेरिस्टेम के थोड़ा नीचे हम देखेंगे, देयर वुड बी लीफ प्राइमोर्डिया, जहाँ से नया लीफ और नया ब्रांच आ सकते हैं। और जैसा कि हमने देखा है, हमेशा इन दी स्टेम देर हैज़ टू बी नोड्स एंड बड्स। तो जहाँ से ये नया लीफ या ब्रांच आ रहा है ना, उसी को नोड, वही आगे जाके नोड बनेगा। और उसी के एक्सिल में आपके पास क्या होगा? एक्सिलरी बड, राइट? सो शूट ऑर्गेनाइजेशन इज समवट लाइक दिस। शूट टिपिकल मेरिस्टेम, एक्सिल पे आपका एक्सिलरी बड, एंड उसके नीचे यू विल हैव द लीफ प्राइमोर्डिया। So this is the root organization and the shoot organization at the tip. ठीक है? So आज हम यहीं पे स्टॉप करने वाले हैं। We'll again come with the continuation. क्विकली समराइज करते हैं, हमने क्या पढ़ा कि भाई स्टेम और रूट का अपना अपना काम है। शूट सिस्टम प्लांट को सेवरल फंक्शंस प्रोवाइड करता है। सबसे पहला फंक्शन ब्रांचेस, दूसरा वाटर मिनरल फोटोसिंथेटिक का कंडक्शन, तीसरा स्टोरेज, चौथा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। रूट सिस्टम की बात करें तो उसका भी अपना काम है, एब्जॉर्प्शन, एंकरेज, स्टोरेज, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। टाइप्स हो सकते हैं रूट के, टैप रूट और फाइब्रस। टैप मतलब प्राइमरी रूट सर्वाइव करेगा और फिर लैटरल ब्रांचेस आएंगे। फाइब्रस बोले तो प्राइमरी रूट सर्वाइव नहीं करता बट एडवेंटिशियस रूट्स आते हैं। अगर रूट के एनाटॉमी को देखें तो 3 जोन्स होंगे, पहले मेरिस्टेमेटिक, दूसरा इलॉन्गेशन, चौथा मैच्योरेशन जोन। ठीक है? सो दिस इज द part today. Now we'll meet next day and in the continuation. Also, there are questions on the website shandasonasingh.com or sonasingh.com, same thing, and you can try those questions there. Thank you. Stay smart.